हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक मछलियों में गिल्स कहाँ स्थित होते हैं इस क्वेश्चन तक देखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को कवर किए थे हम लोग। और ये बेसिकली एक नया टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, जो कि सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का, दैट इज श्वसन। ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम क्लास 10th के बायोलॉजी हिंदी मीडियम को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर का ये वीडियो है जिसमें कि हम लोग श्वसन के नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मछली में कैसे श्वसन होता है, उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि श्वसन मनुष्य में कैसे होता है। मनुष्य में कैसे होता है इन द सेंस कि श्वसन की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग सांस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं सांस के रूप में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ये जो श्वसन गैसेज है, ठीक है, इसको श्वसन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो ये कैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, और ये श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। जैसे कि ये सारे लघुतरीय क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कि बोलते हैं मछलियों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको कुछ बोर्ड्स में तो आपको पता है कि एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस अक्सर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन, सो ये जो पार्ट है मछलियों में श्वसन, ये इस श्वसन चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बस इसका थोड़ा सा इंट्रो दिखाया था कि मछलियों में गिल्स कहाँ होते हैं। तो ये भी आप मैंने बताया था कि मछलियों में जो है श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। आज हम लोग पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि मछलियों में श्वसन कैसे होता है, उनकी संरचना क्या होती है, साथ में उसका जो भी प्रोसेस है, ठीक है, श्वसन विधि है, वो कैसे होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड्स में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसका कि टोटल मार्क्स 4 या 5 मार्क्स का होता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन कैसे होता है, उसकी संरचना एवं उसकी पूरी क्रिया विधि, ये एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग टाइप में ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन कैसे होता है, ठीक है, और क्या प्रोसेस है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो बेसिकली ये बता रहा है कि मछलियों में श्वसन अंग कैसे होता है, संरचना क्या होती है श्वसन अंग की। दूसरा पार्ट बता रहा है कि मछलियों में श्वसन होता कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में है कि मछलियों में जो श्वसन है उसके लिए विशेष अंग होता है गिल्स। ठीक है, हमारे अंदर नासिका होता है, मछलियों में गिल्स होता है। और गिल्स बेसिकली 2 समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट होता है गिल्स का। और ये कहाँ मौजूद होता है, ये यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो गिल्स है वो 2 समूहों में हमारे सिर के सर्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, सॉरी, हमारे नहीं, मछलियों के। उसके बाद यहाँ पर यह मुख गुहा के पिछले भाग, ठीक है, मछलियों के मुख गुहा के पिछले भाग ग्रसनी के दीवारों में कुछ दरारें होती हैं, और उस दरारों में ये गिल्स पाया जाता है। ठीक है, तो अगर दूसरे एंगल से बोले तो मुख गुहा के पीछे स्थित होता है, और अगर सिर के संदर्भ में बोले तो सिर के सर्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर गिल्स कहाँ मौजूद होता है। और ऑप्शंस में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वहां पर आपको मान लीजिए ऑप्शन दिया मुख गुहा के पीछे या सिर के सर्व भाग में, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब आता है कि प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थित होते हैं। ठीक है, तो 2 समूह में पाए जाते हैं। समूह मतलब आप समझ रहे, ग्रुप्स। तो ग्रुप में पाया जाता है तो बहुत सारा गिल्स होता है जो आगे से पीछे की ओर ऐसे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और 2 समूह होंगे इस तरह से। और ये बेसिकली गिल्स की संरचना है। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं।
ठीक है। तो ये गिल्स का तो समूह होता है, लेकिन ये अगर एक इंडिविजुअल गिल का बात करें तो ये एक चपटी थैली में स्थित होता है। ठीक है, इसके ऊपर से एक कवर होता है और उस कवर को गिल कोष्ठ बोलते हैं। और प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर इस संरचना को हम लोग अगर बाहर निकाल के बड़ा सा बनाए, तो मान लो कि ये है गिल, एक गिल, और इसके चारों ओर एक चपटी थैली है जिसको कि गिल कोष्ठ बोलते हैं, और इस गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। क्लियर है? तो ये सारे ये एक संरचना हो गया कि मछलियों में गिल्स होते कहाँ हैं और किस रूप में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अब इसी की सहायता से मछलियों में श्वसन होता है, और वो श्वसन होता कैसे है वो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। अब आता है मछलियों में श्वसन कैसे होता है। तो दिमाग में सवाल आएगा कि हम लोग श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और मैंने ये बोला था कि वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई जानवर हो, हर एक जीव श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ही लेता है। तो हम लोग तो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं, पेड़ पौधे जो है वो भी वायुमंडल से लेते हैं, कुछ जड़ से भी जो जल आता है उसके द्वारा H2O से निकालते हैं। ठीक है, बट मछलियां कैसे लेती होंगी? मछलियां तो पानी में रहती है, उन तक वायु का कांटेक्ट रहता नहीं है। ठीक है, तो मछलियां जब जल में रहती है तो आपको ये पता है जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद है, और इसी ऑक्सीजन से मछलियां ऑक्सीजन को निकालती हैं और उसको श्वसन के रूप में यूज करती है। क्लियर है? तो मछलियों में जल की जो धारा है वो मुख से आहार नल के फेरिंग्स में पहुंचता है। ठीक है, वो मुख से जल को लेती है और वो आहार नल के फेरिंग्स तक पहुंचता है। फेरिंग्स एक अंग है जो कि मछलियों के आहार नल का एक पार्ट है। अब यह जल जो है वो गिल कोष्ठों में, गिल कोष्ठ अब समझ रहे हैं, मैंने बताया कि जिससे कि हर एक गिल ढका होता है, एक कवर जो लगा होता है गिल के चारों ओर, उसको बोलते हैं गिल कोष्ठ। तो जो ये जल है वो गिल कोष्ठ में जाता है और वहां से शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में बना रहता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, ये एक मछली का शरीर हो गया, तो अगर यहाँ से मुख से अगर जल आ रहा है तो ये जाता है पहले गिल कोष्ठ में और फिर वहां से शरीर के बाहर। तो लगातार जल आते रहता है और लगातार जो गिल कोष्ठ है वो जल के संपर्क में बने रहता है। अब हमेशा जल के संपर्क में बने रहने के कारण जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है? गिल्स में जो भी रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां मीन्स रक्त को वहन करने के लिए जो भी लाइक संरचना होती है, जैसे मनुष्य में नस, धमनी, सीरा, वैसे ही मछलियों में जो भी संरचना होती है उसमें जो रक्त मौजूद होता है उसमें वो ऑक्सीजन चला जाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इन द सेम वे मछलियों में भी वो ऑक्सीजन रक्त में जाता है और फिर रिएक्शन करता है। ठीक है, और फिर एक कंपाउंड बनाता है, और फिर उसके बाद रक्त का जो CO2 है वो जल में चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस भी होती है। ये एक लाइन है कि जो ऑक्सीजन है वो रक्त में जाता है और रक्त का जो CO2 है वो जल में चला जाता है, लेकिन इसके बीच काफी प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बस लॉन्ग आंसर के लिए आने वाला है, तो इतना अगर लिख लेते हैं तो सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इसके बीच का क्या प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को रक्त तक जाने और फिर रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने। ठीक है, तो ये जो रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में चला जाता है, और इस तरह से मछलियों में ऑक्सीजन सांस के लिए हमेशा मिलते रहता है, और इस प्रकार मछलियों में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक थोड़ा कुछ सेंटेंस में बात करें तो मछलियों में क्या होता है कि मछलियां जल में होती है, जल में ऑक्सीजन घुला होता है क्योंकि जल का फॉर्मूला ही होता है H2O, वहां से ऑक्सीजन निकलता है, तो मछलियां अपने मुख गुहा से, ठीक है, मुख से जल को अपने शरीर के अंदर लाती हैं। वो जल फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद वो गिल कोष्ठ में जाता है और गिल कोष्ठ से शरीर के बाहर चला जाता है। मतलब कि जो गिल कोष्ठ है वो हमेशा जल के संपर्क में बना रहता है, और जो जल के संपर्क में बना रहता है जब गिल कोष्ठ, तो जो गिल कोष्ठ के अंदर गिल्स है वो जल में जो ऑक्सीजन घुले हुए उन ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, उसको रक्त में डालता है। ठीक है, गिल्स के अंदर जो भी रक्त कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो रक्त है उसमें वो ऑक्सीजन घुलता है। उसके बाद रक्त में जो मौजूद
कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जल में घुल जाता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से मछलियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है? तो मछलियों में श्वसन अंग और उसकी संरचना और उसकी पूरी प्रक्रिया ये होती है। और इसके बाद अब आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम्स में, जो क्या होता है मनुष्य में श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मछली में श्वसन अंग की रचना का देखा कैसे होता है और क्या प्रक्रिया होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में श्वसन अंग की रचना का वर्णन करें। तो बेसिकली मनुष्य में श्वसन अंग कुछ पार्ट में बटे हुए हैं, जैसे कि आहार नल भी कुछ पार्ट में बटा हुआ था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा है तो उसमें मनुष्य के आहार नल के बारे में पढ़ना था। तो आहार नल कुछ पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें कि मुख गुहा, ग्रसनी एंड छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह था। इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं, जैसे कि नासिका छिद्र, उसके बाद स्वर यंत्र या इसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, उसके बाद एक आता है श्वास नली और फेफड़ा। ये जो चार चीजें हैं वो मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं श्वसन अंग किसे कहते हैं, तो आप अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं कि जो मनुष्य का श्वसन अंग है वो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली और फेफड़ा आदि को मिलाकर बनता है। और उसके बाद थोड़े से श्वसन के बारे में आप लिख सकते हैं। क्लियर है? बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको सबका डिस्क्रिप्शन भी देना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग वही कर रहे हैं और साथ में हर एक अंग का डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसका क्या काम होता है उसको भी मैंने हर एक पॉइंट में बता दिया है। तो अगर आप अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, साथ में लिखना चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट अंग है नासिका। ठीक है, नासिका मीन्स नाक। तो नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 2 लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, जो भीतर की ओर 2 अलग अलग नासिका वेश्म में खुलते हैं। नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची बोलते हैं। क्लियर है? तो जो नासिका है वो जस्ट मुख गुहा के ऊपर या मुख के ऊपर स्थित होता है और इसमें 2 बाह्य गोलाकार छिद्र होते हैं, जो कि अंदर की ओर 2 अलग अलग नासिका वेश्म में खुलते हैं। ठीक है, और ये जो नासिका वेश्म होता है उसकी जो दीवार होती है, जो भी सतह होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है और यह अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। और ये जो घुमावदार प्लेट होती है उसको हम लोग हिंदी में कांची बोलते हैं। ठीक है, और यह जो नासिका नासिका जो भी 2 नासिका छिद्र है, ठीक है, जो कि नासिका वेश्म के द्वारा जाता है, वो अंत में जाकर कंठ द्वार के समीप खुलता है। सेकंड आता है श्वास नली। ठीक है, तो ये सेकंड अंग है श्वसन अंग का। श्वास नली करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसकी दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए अर्धवृत्ताकार उपास्थियों के छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, तो श्वास नली बेसिकली एक 11 सेंटीमीटर की अप्रोक्स लंबी नली होती है और इसकी दीवार जो भी है, श्वास नली का जो दीवार है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अर्धवृत्ताकार मीन्स इसको बोलेंगे यह एक पूरा वृत्त है और इसको अगर बीच से कट कर देते हैं तो ये एक अर्धवृत्ताकार रचना है। ठीक है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार उपास्थियों के छल्ले लगे होते हैं और छाती में पहुंचते ही इस नली के 2 भाग हो जाते हैं। क्लियर है? और जब ये जो श्वास नली है 2 भागों में बट जाता है, उन दोनों भागों को अगर इंडिविजुअल बात किया जाए तो श्वसनी बोलते हैं या फिर उन दोनों भागों को श्वसनिया बोलते हैं। क्लियर है? अब ये बाईं ओर 2 भागों में और दाईं ओर 3 भागों में बटकर फेफड़े में प्रवेश करती है। ठीक है, श्वास नली बाईं ओर 2 भागों में और दाईं ओर 3 भागों में बटकर फेफड़े में प्रवेश करती है। अब आता है फेफड़े का चांस। ठीक है, तो फेफड़ा जो है मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह छाती के अंदर बाईं ओर 2 और दाईं ओर 1 बड़ी तथा 2 छोटी थैलियों से युक्त होता है। ठीक है, तो इसके बाईं ओर 2 थैली होती है, ऐसी संरचना बना सकते हैं, और दाईं ओर 1 बड़ी। ठीक है, ये बाईं ओर की संरचना है, 2 भाग होगा, दाईं ओर 1 बड़ी और 2 छोटी संरचनाएं होती हैं। ये स्पंज के समान रचनाएं हैं, क्योंकि ये इनके अंदर आप बोल सकते हैं ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, स्पंज के समान, और ये हमेशा पंप करते रहता है। ठीक है, जैसे कि स्पंज पंप करता है वैसे ही ये हमेशा पंप करते रहता है।
जिनके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी ये थैलियां हैं, इसके अंदर काफी सैकड़ों छोटे छोटे वायु प्रकोष्ठ होते हैं, और श्वसन नली का अंतिम भाग इन्हीं प्रकोष्ठों में समाप्त होता है। तो श्वसन नली का अंतिम जो भाग है, जो कि नासिका छिद्र से शुरू होता है, फेफड़े के अंदर इन्हीं प्रकोष्ठों में जाकर समाप्त होता है। क्लियर है? यहाँ पर ये श्वसन नली यहाँ से आप देखेंगे श्वसनीय में बटकर आता है, उसके बाद ये फेफड़े में खुलता है। क्लियर है? बाईं ओर 2 भाग में बट के और दाईं ओर 3 भाग में बट के 5 भाग में फेफड़े में खुलता है, और फेफड़े में बहुत सारी छोटी छोटी वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, फेफड़े में तो पहले आपको पता चल गया कि छोटी छोटी थैलियां होती है, 2 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में। अब इन थैलियों में बहुत सारे वायु प्रकोष्ठ होते हैं, और इन प्रकोष्ठों में ही जाकर ये जो श्वास नली है वो जाकर खुलता है। क्लियर है? तो ये हो गया श्वसन अंग। क्लियर है? श्वसन अंग कैसे है मनुष्य में, मनुष्य के श्वसन अंग कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नासिका, देन श्वास नली, देन फेफड़ा। ठीक है, और एक लैरिंग्स भी था, तो लैरिंग्स मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि वो भी उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, वो बस एक पार्ट है श्वसन अंग का। उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, वो मैं बाद में एड्रेस करूंगी वो क्वेश्चन क्या है। बट अभी के लिए श्वसन अंग की संरचना यही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये भी एक बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर से, श्वसन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक मछली में श्वसन कैसे होता है, दूसरा मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन से हैं और कैसे श्वसन होता है। और उसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन होता कैसे। मैंने बोला ना कि एक तो होता है संरचना, दूसरी होती है उसकी प्रक्रिया। तो ये संरचना थी, इसके बाद होती है प्रक्रिया, और प्रक्रिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।